नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम यात्रा भत्ता के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि 10वें वीडियो अवकाश यात्रा सुविधा लीव ट्रेवल कंसेशन पर डिस्कशन करेंगे। यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। जो कर्मचारी 5 साल की सेवा निरंतर सेवा कर लेते हैं उनको एलटीसी की सुविधा अनमन हो जाती है। एलटीसी पूरे सेवा काल में अधिकतम 4 बार दी जाती है। पहली एलटीसी 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवा पर दी जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष से पहले पर सेवा पर नहीं दी जाती है। जब कोई कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है, नियमित सेवा पूर्ण कर लेता है, तो प्रथम एलटीसी की देयता बन जाती है। द्वितीय एलटीसी 11 से 20 वर्ष की सेवा पर दी जाती है और तृतीय एलटीसी 21 से 30 वर्ष की सेवा पर। अगर किसी कर्मचारी की 30 वर्ष से अधिक की सेवा है तो चौथी एलटीसी दे हो जाएगी लीव ट्रेवल कंसेशन। ध्यान रहे कि अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए पहली और दूसरी एलटीसी नहीं ले पाता है तो वो एलटीसी लैप्स हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 21 साल की नौकरी और 30 साल की नौकरी के बीच में वो अगर 2 एलटीसी नहीं ले पाया है तो उसको भोग कर पाएगा। वो स्वतः ही लैप्स हो जाएगी। 5 से 10 वर्ष की सेवा के दौरान अगर आप एलटीसी नहीं ले पाते हैं तो पहली एलटीसी लैप्स। 11 से 20 वर्ष की सेवा पर अगर दूसरी एलटीसी नहीं ले पाते हैं तो आपके वो भी लैप्स हो जाएगी। 21 वर्ष की 30 वर्ष के बीच में अगर आप एलटीसी लेते हैं तो तीसरी कहलाएगी, यानी कि 2 लैप्स हो चुकी होगी। यानी कि आप पहली और दूसरी आपकी एलटीसी जुड़कर आप 10 साल में 3 एलटीसी ले लें। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिकतम 4 एलटीसी पूरी सेवा के दौरान दिया जा सकता है। अब आता है कि एलटीसी की बाध्यताएं लिमिटेशंस क्या हैं, तो किनको दे नहीं है। ध्यान रहे, जो लोग रेगुलर सेवा में नहीं है, राज कर्मचारी नहीं है या राज कर्मचारियों की रेगुलर सेवा में नहीं है, तदर्थ नियुक्तियां हैं, आपका डेली वेजेज हैं, ऐसे लोगों को एलटीसी दे नहीं है। जिनके वेतन का भुगतान आकस्मिक व्यय से होता है उनको एलटीसी दे नहीं है, यानी कि सैलरी हेड से जिनको नहीं मिलती है सैलरी। वर्क चार्ज कार्य प्रभावित कर्मचारियों को, स्टाफ गैप कर्मचारियों को एलटीसी दे नहीं है। और ऐसे कर्मचारी, ऐसे स्पाउस, या स्पाउस का मतलब पति या पत्नी में से कोई एक यदि रेलवे में कार्यरत है तो उसे एलटीसी दे नहीं है। उन्हें एलटीसी इसलिए दे नहीं है क्योंकि रेलवे के कर्मचारी को प्रतिवर्ष देश में कहीं पर भी परिवार सहित जाने का सुविधा प्राप्त होती है, तो उनको एलटीसी की सुविधा ऑलरेडी मिली होती है, इसलिए और परिवार के सदस्यों को मिली होती है, इसलिए उनमें उनको दे नहीं होगी। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में पति नौकरी कर रहा है और रेलवे में पत्नी नौकरी कर रही है, तो फिर पति को, उत्तर प्रदेश सरकार में पति को एलटीसी सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि पत्नी रेलवे में है। ठीक है, अब आता है परिवार के किनको किनको ये एलटीसी की सुविधा मिलती है। परिवार के किन सदस्यों को, तो पति पत्नी यानी कि स्पाउस को ये मिलेगी सुविधा, और वैध संतानों को, माता पिता को, बहनों को, अवयस्क भाइयों को, बशर्ते ये उनके साथ रहते हैं और आश्रित हों। अगर वो वैध संतानें भी हैं तो अगर आश्रित हैं उसे दशा मिलेगा। नौकरी कर रही हैं, 25 वर्ष से ऊपर हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब आता है कि एलटीसी के उपभोग हेतु न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना आवश्यक होता है। न्यूनतम, अधिकतम आप 1 महीने से लेकर 3 महीने का आप अवकाश ले सकते हैं। एलटीसी में जाने के लिए कम से कम 15 दिन का अवकाश आपको लेना होगा, वह भी अर्जित अवकाश लेना होगा। एलटीसी भारत में किसी भी स्थान को जाने आने की न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनमन होता है। ध्यान रहे, आप जर्नी ब्रेक करके आप जा सकते हैं, लेकिन आपको सीधी न्यूनतम दूरी के लिए दे होगा। आप अगर पहले गोवा जाएं, गोवा के बाद बेंगलोर जाएं, बेंगलोर के बाद फिर हैदराबाद जाएं, तो ऐसी यात्रा के लिए एलटीसी दे नहीं होगा। एलटीसी सीधे रास्ते के लिए टिकट के माध्यम से दे होगा। यानी कि यदि आपको
हैदराबाद जाना है लखनऊ से, तो लखनऊ से हैदराबाद का सीधा टिकट न्यूनतम दूरी के द्वारा ही दे होगा। ठीक है। अगला है कि एलटीसी के लिए आपकी यात्रा के संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको मैंने सामान्य यात्रा में आपको बताया था कि आप वायुयान से भी यात्रा कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास से भी कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास एसी से भी कर सकते हैं। ये ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निर्धारित था, कौन सा अधिकारी किस श्रेणी का उसके आधार पर निर्धारित था। लेकिन एलटीसी में वायुयान, जलयान और रेल की फर्स्ट क्लास एसी फर्स्ट से यात्रा अनुमन नहीं है। आप वायुयान से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 27 मई 2014 का एक शासनादेश हो गया था। पहले तो बिल्कुल से रिस्ट्रिक्शन था, टोटली रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन 2014 के जीओ ने कहा है कि आप वायुयान से यात्रा करिए, लेकिन आपको जो यात्रा का किराया मिलेगा वो आपको रेलवे की अनुमन्य श्रेणी का दिया जाएगा। लेकिन वायुयान से आप यात्रा करेंगे, लेकिन आप टिकट भी लगाएंगे और बोर्डिंग पास भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ये दिखा दें कि मैंने वायुयान से यात्रा किया, ये टिकट लगा हुआ है और मुझको, मैं सेकंड क्लास एसी का अनुमन्य अधिकारी हूँ, तो मुझको ये दे दिया जाए। बिल्कुल नहीं, आपको वायुयान का टिकट और बोर्डिंग दोनों लगाना होगा, उसी दशा में आपको अनुमन्य श्रेणी दी जाएगी। एलटीसी में केवल किराया दिया जाता है, ध्यान रहे। सामान्य यात्रा भत्ता में आपको मैंने बताया था, आनुषंगिक इंसिडेंटल आनुषंगिक भत्ता मिलता था, दैनिक भत्ता मिलता था और लोकल यात्रा का भत्ता मिलता था, जिसको बोलते हैं लोकल माइलेज, 10 रुपये प्रति किलोमीटर, स्टेशन से घर, घर से गंतव्य स्थान, स्टेशन से गंतव्य स्थान। ठीक है ना। लेकिन एलटीसी में नहीं मिलता है इस आपके स्थानांतरण यात्रा भत्ता की भांति। ठीक है। केवल किराया ही दिया जाएगा। अगला है कि इसमें एक एलटीसी के यह भी है कि निजी वाहन टैक्सी से आप यात्रा नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप यात्रा करेंगे वहां पर निजी और टैक्सी से यात्रा नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है, आप ये कहें कि मैं तो टैक्सी और निजी वाहन से जा रहा हूँ और मुझको आप मेरा जो अनुमन्य श्रेणी का किराया है ट्रेन का वो मैं ले लूँगा। बिल्कुल नहीं, आपका निजी वाहन टैक्सी से का टिकट उस पर दे नहीं होगा। हवाई यात्रा करने पर टिकट में बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना होगा, मैंने पहले बता दिया है। जहाँ और एक बात ये भी है, ये आपका एलटीसी में, जब आप एलटीसी में यात्रा करेंगे और जहाँ की आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ का आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि आप वहाँ पर गए थे। ये साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वहाँ के आपके बोर्डिंग का आपका हो, होटल का किराए का आपकी रसीद हो, किसी प्रकार के आवागमन, कहीं आप घूमने गए हो तो वहाँ के टिकट का आपके पास रसीद हो। आपको ये साक्ष्य देना होगा अपने यात्रा भत्ता बिल के साथ, कि जिससे स्पष्ट हो सके कि आप वहाँ पर रुके थे। ठीक है। रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा की जा सकती है। किराया रेल की अधिकृत श्रेणी से अधिक ना हो। ध्यान रहे, आप मान लीजिए आपको टीए बिल, आपको एलटीसी कलकत्ता की लेनी है, आप बाया बस गए, आप बस के द्वारा जा सकते हैं, सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, बस से जा सकते हैं, लेकिन वो बस का किराया रेल मार्ग का जो किराया है, जो अनुमन्य श्रेणी का है, उससे अधिक नहीं हो सकता। आप उस श्रेणी तक आप किराया बस से ले सकते हैं न्यूनतम दूरी का। ठीक है। एलटीसी में अनुमानित व्यय का 4/5 भाग आप अग्रिम ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपको कलकत्ता की यात्रा करनी है एलटीसी की, और वहाँ पर 4 लोगों का खर्चा आने जाने का 30,000 रुपये आ रहा है, तो आप 30,000 रुपये का 80% 24,000 रुपये आप अग्रिम ले सकते हैं, बशर्ते अग्रिम लेने के दिनांक से 30 दिन के अंदर आपकी एलटीसी की यात्रा प्रारंभ हो जानी चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर यात्रा प्रारंभ नहीं होती है तो आपको एकमुश्त धनराशि वापस करनी पड़ेगी, उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट है एलटीसी यात्रा दावा वास्तविक यात्रा पूर्ण करने के 1 वर्ष के अंदर। ये सामान्य सी बात है कि आपको पता ही है, आप कोई भी यात्रा जिस दिन समाप्त करते हैं उसके अगले दिन से 1 वर्ष के अंदर आप अगर अपना यात्रा भत्ता देयक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो यात्रा भत्ता देयक लैप्स हो जाएगा। उसके पश्चात वो स्वीकार योग्य ही नहीं रहेगा, प्रथम दृष्टया लैप्स जाएगा। अगर 1 वर्ष के अंदर आपने प्रस्तुत कर दिया कार्यालय में और कार्यालय ने अगर कोषागार में भुगतान के लिए नहीं प्रस्तुत किया तो उसको हम कालातीत कहते हैं,
और कालातीत दावे का तो नियमानुसार भुगतान हो सकता है औचित्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर प्रस्तुत ही नहीं किया तो फिर वो औचित्य ही नहीं रहेगा, दोबारा आप उसको प्रस्तुत ही नहीं कर सकते, वो स्वतः ही लैप्स हो जाएगा। तो मैंने आपको एलटीसी के बारे में, अवकाश यात्रा सुविधा के बारे में जानकारी दी। इसको कभी टिप्पणी पे आ सकता है। विगत वर्ष पे 2018 के सहायक कुल सचिव की परीक्षा में आया था। डिपार्टमेंटल एग्जाम में तो सामान्यतः आएगा ही आएगा, लेकिन आपके जो सहायक कुल सचिव का प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र बनाते समय बहुत गंभीरता से सिलेबस को नहीं ध्यान दिया जाता है। ये माना जाता है कि यात्रा भत्ता लिखा हुआ है तो अवकाश यात्रा भत्ता का भी उसका पार्ट है, और ये प्रश्न बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट 10 आपके एपिसोड यात्रा के संबंध में पूरे हो गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मैं कुछ प्रश्नों का, कुछ सवालों का, कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। अभी आप इसको तैयार करिए। 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, 20 मार्क्स आपके तैयार हो चुके हैं। यात्रा भत्ता एवं पेंशन संबंधी रूल्स, 2 बड़े जो चैप्टर थे आपके सहायक कुल सचिव परीक्षा के, वो पूर्ण कर लिए गए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो कमेंट्स अवश्य करें, जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।